हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों कैसे हो? आई होप आप लोगों का पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो उसी कड़ी में उसी प्रिपरेशन को और बेहतरीन मोटिवेशन देने के लिए और एक कड़ी और जोड़ते हैं आइए आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का एमसीक्यू कुछ और उसके बहुत सारे वन लीनियर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप भी अपना कमर कस लीजिए और आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, जैसे जो बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं और कुछ बच्चे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ मेरे प्यारे स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे जो नेट जेआरएफ सीएस के लिए भी कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनकी तरफ से हमारे लिए ऑल द बेस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर करेक्ट। कह रहा है कि इक्वेशन कौन सा इसमें करेक्ट है। ठीक है, ये जो इक्वेशन दिखा रहा है कह रहा है कि इसमें इक्वेशन कौन सा करेक्ट है, आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। तो यह जानने के लिए सबसे पहले तो मेरे दोस्त आपको यही पता होना चाहिए कि इक्वेशन कैसे हम बनाते हैं। ठीक है ना, मतलब इक्वेशन हम कैसे फ्रेमवर्क करते हैं। तो इसको आपको बस थोड़ा सा माइंड, हालांकि इसके पहले अगर आप लेक्चर वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं, बट हम एक बार यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं। जैसे कि आप हनुमान जी होता है जो कि जब वो लंका जाते हैं तो लंका जाने से पहले होता है ना कि सीता माता की खोज करने के लिए होता है कि अब कौन जाएगा उस पार, पूरा लंका मतलब पूरा समुद्र को लांघ कर उस पार कौन जाएगा। तो सभी लोग बोले, अंगद बोले हम तो चले जाएंगे लेकिन वापस हम नहीं आ पाएंगे, ठीक, इतनी शक्ति हमारे पास नहीं है। तो याद आया कि जो हनुमान जी थे, हनुमान जी बचपन में सूर्य को निगल गए थे। ठीक है ना, तो उनको बोला गया कि हनुमान तुम चले जाओगे, बट हुआ प्रॉब्लम है कि वो बोले कि हम कैसे जाएंगे। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का एहसास दिलाया। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैं आपको बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि आप कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन को फ्रेमवर्क करोगे। तो आपको मैं यहाँ पे देखना, हॉरिजॉन्टल फॉर्म का जो बैलेंस शीट होता है उसी को हम लोग एक बार तैयार कर लेंगे। ठीक है ना, उस हॉरिजॉन्टल फॉर्म के बैलेंस शीट को हम तैयार कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त कि आप क्या लिखोगे, लायबिलिटीज लिखोगे और अमाउंट लिखोगे। ठीक, और एसेट्स लिखोगे और अमाउंट लिखोगे। ठीक है ना, तो लायबिलिटीज, अमाउंट और एसेट्स और अमाउंट लिखोगे। अब लायबिलिटी साइड में आपका इंटरनल लायबिलिटीज होता है और एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता है। तो इंटरनल लायबिलिटीज का हम नाम किस नाम से जानते हैं? कैपिटल जो होता है आपका इंटरनल लायबिलिटीज होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे डियर? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैपिटल और यहाँ पे क्या लिखेंगे? लायबिलिटीज। ठीक है, मोबाइल ये है आपका, और कैपिटल लिखेंगे और लायबिलिटीज, और इधर आपका क्या हो जाएगा? टोटल एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सपोज करते हैं कि टोटल एसेट्स आपका 20,000 है। ठीक है, कितना है आपका? 20,000, और कैपिटल आपका है 8,000 और लायबिलिटीज आपका कितना है? 12,000। तो टोटल कितना बन जाएगा बैलेंस शीट? 20,000 और 20,000। ठीक है, अब इसमें से मेरे दोस्त आपको बताना क्या है कि 20,000 कैसे निकलेगा। ठीक है, 20,000 कैसे निकलेगा? तो 20,000 लाने के लिए आपको क्या करना होगा? 8,000 प्लस 12,000 को ऐड करना होगा। ठीक है ना, 20,000 को कैसे निकालोगे आप? 8,000 और 12,000 को ऐड करोगे। तो अब 20,000 का नाम क्या है? एसेट्स। तो एसेट्स आप कैसे निकालोगे? 8,000 का नाम क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल और 12,000 का नाम है लायबिलिटीज। तो एसेट्स कैसे मेरा निकला मेरे दोस्त? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। उसी तरीके से आप कैसे करोगे? आपको 8,000 निकालना होगा तो क्या करोगे? 8,000 निकालने के लिए आपको मेरे दोस्त क्या करना पड़ेगा? 20,000 में से 12,000 को माइनस करोगे। तो 8,000 का नाम क्या है? लायबिलिटीज, और 20,000 का नाम क्या है? एसेट्स, और माइनस करोगे 12,000 का नाम क्या है? 8,000 का नाम था कैपिटल। ठीक है, 8,000 का नाम क्या है? कैपिटल, और 20,000 का नाम क्या है? लायबिलिटी एसेट्स। 20,000 का एसेट्स नाम है और 12,000 का नाम क्या है? लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल कैसे निकालोगे? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो सेकेंड इक्वेशन कैसे बना? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है ना, उसके बाद थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा आपका? थर्ड इक्वेशन आपको बनेगा मेरे दोस्त कि 12,000 कैसे आंसर लाओगे। तो 12,000 लाने के लिए आपको 20,000 माइनस 8,000 करेंगे। क्या करेंगे? 20,000 माइनस 8,000। तो 12,000 का नाम क्या है? लायबिलिटीज। ठीक है, और 20,000 का नाम क्या है? एसेट्स, और 8,000 का नाम क्या है?
कैपिटल। तो आपका एक अकाउंटिंग क्वेश्चन और बन गया क्या, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या होगा, एसेट्स माइनस कैपिटल। तो आई होप कि आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हाँ अकाउंटिंग क्वेश्चन कैसे एक्चुअल में फ्रेमवर्क किया जाता है। ठीक है ना, तो अब इसमें से आपको करेक्ट बताना है कि कौन अकाउंटिंग क्वेश्चन सही है। तो पहला आपका एसेट्स, पहला जो बोला है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, बोला है कि जो आपका पहला है उसमें कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो इसमें मेरे दोस्त ध्यान रखोगे ए आंसर सही है, ए आंसर क्या है आपका सही है। सेकंड है आपका एसेट्स कैपिटल माइनस लायबिलिटीज, तो आंसर क्या है सेकंड का गलत है। ठीक है, थर्ड है आपका एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, ये भी गलत है क्योंकि एसेट्स जब निकालोगे आपको कैपिटल प्लस लायबिलिटीज या लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ऐड ही करना होगा, तो ये क्या है गलत है। फोर्थ है आपका कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये बात सही है, ये जो आपका फोर्थ आंसर है सही है। ठीक है, फर्स्ट आंसर सही था, फोर्थ और सेकंड थर्ड आपका गलत था। फिफ्थ क्या है, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स प्लस है, तो ये गलत है, कैपिटल कैसे निकलता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी से निकलता है, तो ये बात आपकी गलत है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर है लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल प्लस एसेट्स, नहीं ये बात भी गलत है, एसेट्स माइनस कैपिटल लायबिलिटीज निकलता है, तो 6 नंबर भी गलत है। 7 नंबर है आपका लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल माइनस एसेट्स, उल्टा हो गया, एसेट माइनस कैपिटल होना चाहिए था, तो ये भी आपका क्या हो गया गलत है, रॉन्ग है। अब लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, ये बात सही है, तो 8 नंबर में क्या आंसर आपका सही है। ठीक है, चलो ये तो आपको बनाना था कि कैसे आप मतलब पहचानना था अकाउंटिंग क्वेश्चन कौन सही है कौन रॉन्ग है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक बिजनेस है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक बिजनेस है और स्टार्ट करता है 31 मार्च को। ठीक है, सॉरी उसका पोजीशन बता रहा है कि कैश है 5000, डेटर है 20000 और मशीनरी है 60000, स्टॉक है 25000, कैपिटल है 75 है। कैलकुलेट लायबिलिटीज, तो मेरे दोस्त लायबिलिटीज हम कैसे निकालते हैं, एसेट्स माइनस कैपिटल, तो आपका क्या आ जाता है लायबिलिटीज। तो एसेट्स आप ऐड करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका एसेट्स कितना आ जाएगा, देखो कैश आपका है 5000, डेटर है 20000 तो हो जाएगा 25000, और मशीनरी 60000 ऐड करोगे तो हो जाएगा 85000। ठीक है, स्टॉक 25000 ऐड करोगे तो हो जाएगा 1,10,000, है ना। अब 1,10,000 में 75,000 कैपिटल को माइनस कर दोगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, 35,000 का, तो आंसर क्या होगा आपका 35,000। तो लायबिलिटीज हम कैसे निकालते हैं, एसेट्स माइनस कैपिटल करते हैं, मेरा क्या निकलता है लायबिलिटीज। तो एसेट्स आपका सभी जितने सारे एसेट्स उसको ऐड कर लो, कैपिटल आपका गिवन है उसमें से माइनस करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, लायबिलिटीज निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट एंट्री डेबिट और क्रेडिट वुड यू मेक टू इंक्रीज इन द रेवेन्यू, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, रिकॉर्ड ड्राइंग रिकॉर्ड द फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर। ध्यान रखोगे जब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व, इसके पहले जो लेक्चर हम पढ़ाए होंगे आपको, लेक्चर और वीडियो अगर देखकर आए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जनरली डबल एंट्री हम लोग जो अकाउंटिंग रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट करते हैं, दो अप्रोच हो गए हैं। ठीक है, एक अप्रोच को हम ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर डबल एंट्री सिस्टम अप्रोच या फिर गोल्डन रूल के नाम से उसको हम जानते हैं, जिसमें आपके तीन जनरली बिहेवियर के हिसाब से दो अकाउंट बोलते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल, इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल बोलते हैं। वैसे जनरली उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, टोटल 3 अकाउंट होते हैं, फिर उसके सब अकाउंट होते हैं, जैसे पर्सनल के नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, फिर उसके बाद रियल में आपका टेंजिबल और इनटेंजिबल होता है, नॉमिनल एक ही होता है। तो बट इसमें जब हम लोग मॉडर्न अप्रोच में आते हैं, जिसको हम अमेरिकन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, तो वहां पे अकाउंट के 5 मतलब जो भी है टोटल आइटम्स होंगे अकाउंट, उसको 5 हेड में बांट दिया गया है। एक अकाउंट हो जाएगा आपका एसेट्स का, एक हो जाएगा एक्सपेंसेस का, और उसको ध्यान रखना, दो भी याद रखना इधर, एसेट्स और एक्सपेंसेस। 3 हो जाएंगे आपके लायबिलिटीज और कैपिटल और रेवेन्यू। 3 क्या हो जाएंगे, लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू। ठीक, फिर से याद कर लो, लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, और इधर क्या थे, एसेट्स और एक्सपेंसेस। इधर वाले रूल्स को आपको ध्यान रखना होगा मेरे दोस्त कि जब एसेट्स या एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट करोगे, जब एसेट्स या एक्सपेंसेस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करोगे। याद होगा ना, इसका इनवर्स रिलेशन होगा, उल्टा रिलेशन होगा। जैसे गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज करेंगे तो पैसा खर्चा, मतलब पैसा मेरा ज्यादा खर्चा हो रहा है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश कौन से अकाउंट में चला जाएगा, एसेट्स में। एसेट्स काउंटर से जाएगा तो एसेट्स क्या हो जाएगा, कम होगा ना, तो एसेट्स को करोगे क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट। ठीक है,
तो आपको एसेट्स और एक्सपेंसेस में ध्यान रखना होगा कि जब एसेट्स या एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। इधर का जो रूल्स था मेरे दोस्त, इसमें 3 अकाउंट थे। कौन कौन अकाउंट थे? कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू। इसका सीधा रिलेशन है, ये अगर इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट और डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। इतना बात समझ में आ गया? आओ देखते हैं। तो पहला लिखा है कि इंक्रीज इन रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। सिंपल सी बात, मैंने बताया आपको ना, रेवेन्यू मतलब इनकम अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। बात सही है, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट। और डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जब कम होंगे, डिक्रीज होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। ठीक है? एक्सपेंसेस अगर कम होते हैं, एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? क्रेडिट। ठीक है? उसके बाद ड्राइंग, ड्राइंग अगर के उन्होंने रिकॉर्ड किया मतलब ड्राइंग किया होगा, तो ड्राइंग आपका किस में चला जाएगा? एक्सपेंसेस में चला जाएगा। तो ड्राइंग क्या होगा? इंक्रीज। तो क्या हो जाएगा आपका? डेबिट इन, सॉरी, ड्राइंग करोगे तो आपको क्या होगा? कैपिटल का पार्ट कम होगा ना। ड्राइंग करोगे तो कैपिटल का पार्ट कम होगा, तो कैपिटल कम होगा तो क्या करोगे? डिक्रीज। अब कह रहा है कि मतलब डिक्रीज होगा तो डेबिट। रिकॉर्ड द फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर, मतलब ओनर क्या करेगा? फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, तो कैपिटल इंक्रीज होगा ना, तो कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होता है। ठीक है? चलो अब आगे कुछ क्वेश्चन है। If a transaction has the effect of decreasing an assets, is the decreasing recorded as a debit or as a credit? If the transaction has the effect of the decreasing liabilities, is the decrease recorded as a debit or credit? ठीक है ना? देखो ध्यान रखना, बोल रहा है कि if a transaction has the effect of decreasing an assets, is decreasing recorded as debit or as a credit? तो सिंपल सी बात है, जब कोई एसेट्स डिक्रीज होगा तो क्या किया जाएगा? क्रेडिट। मैंने रूल्स आपको बताया था कि जब एसेट्स डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। इफ ए ट्रांजैक्शन है इफेक्ट डिक्रीजिंग लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटीज डिक्रीज करता है किसी ट्रांजैक्शन से, लायबिलिटीज डिक्रीज होती है, तो लायबिलिटीज डिक्रीज होने को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। ठीक है? लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट है आपका, आपको ट्रांजैक्शन पहचानना है कि किस में जाएगा। डिक्रीज द एसेट्स एंड डिक्रीज द लायबिलिटीज। ऐसा एग्जांपल मेरे दोस्त बताओ जिससे एसेट्स भी कम हो और कैपिटल भी कम हो, तो क्या हो जाएगा? ड्राइंग। चाहे आप गुड्स का ड्राइंग करो चाहे कैश का। अगर आप कैश भी निकालते हो तो क्या होगा? एसेट्स कम होगा। गुड्स निकालोगे तो स्टॉक भी कम होगा, तो क्या होगा? डिक्रीज होगा एसेट्स। और उसके बाद फिर क्या होगा कि कैपिटल भी आपका क्या होगा? कम होगा, है ना? ड्राइंग करो तो क्या होगा? कैपिटल कम होगा। या फिर कोई एक्सपेंसेस पेड करेंगे उसके बदले में कुछ मिला नहीं, तो एक्सपेंसेस पेड करोगे उसके बदले में कुछ मिला नहीं, तो एक्सपेंसेस पेड करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। और कोई आइटम नहीं है, वही डेबिट बैलेंस लॉस शो करेगा, फिर कैपिटल में से माइनस होगा। तो चाहे एक्सपेंसेस पेड करें चाहे ड्राइंग करें, इससे क्या होगा? मेरा एसेट्स भी कम होगा, साथ में लायबिलिटीज का कैपिटल भी कम होगा। ठीक? पहला एग्जांपल, ठीक, पहला आंसर है था। सेकंड, इंक्रीज द एसेट्स एंड इंक्रीज द लायबिलिटीज। कह रहा है कि ऐसा एग्जांपल आप बताओ जिससे एसेट्स भी इंक्रीज हो और लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो। ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि परचेज ऑफ एन एसेट्स ऑन क्रेडिट, मतलब कि कोई एसेट्स हम उधारी खरीदेंगे। जब उधारी खरीदेंगे तो मेरे यहाँ क्या होगा? मान लो फर्नीचर मैंने उधारी खरीदा, क्रेडिट पे, क्रेडिट मतलब उधारी बेसिस पे मैंने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर मेरे बिजनेस में आया, तो बिजनेस में फर्नीचर आएगा तो बढ़ेगा। और उधर हमने उधारी खरीदा है तो उधर मेरे जीजा भी तैयार हो जाएंगे लायबिलिटीज के रूप में, मतलब क्रेडिटर वो मेरे बन जाएंगे। ठीक है? तो मेरे यहाँ एसेट्स आएगा तो एसेट्स इंक्रीज, और उधर हमने उधारी खरीदा है तो मेरे लायबिलिटीज भी बनेगा, मेरे क्रेडिटर भी बनेगा, तो वो भी उसका पैसा क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्योंकि 10,000 मान लो क्रेडिटर थे, हमने 15,000 का और उधारी खरीदा, तो क्रेडिटर 10,000 से बढ़ के 25,000 हो जाएंगे। ठीक है ना? चलो थर्ड बोल रहा है इंक्रीज द एसेट्स एंड डिक्रीज अनदर एसेट्स। कह रहा है ऐसा एग्जांपल बताओ कि एक एसेट्स बढ़े और दूसरा एसेट्स घटे। ठीक है? मतलब उसका कोई मतलब ना रहे कि जैसे 10,000 गया तो 10,000 आगे गया ना। जैसे हम मशीनरी बेच देंगे, है ना? मशीनरी बेचेंगे तो मशीन मेरे बिजनेस से बाहर चला गया, कम हो गया, काउंटर में पैसा आ गया, है कि नहीं? मशीन बेचेंगे, मशीन कम हो जाएगा और काउंटर में पैसा आ जाएगा। एक एसेट डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा एसेट्स आ रहा है। या फिर मशीनरी हम उधारी भी बेचेंगे तो मशीन मेरे यहाँ से कम हो जाएगा, उधर मेरा डेटर बन जाएगा। ठीक है? तो डेटर मेरे लिए एसेट्स ही होते हैं। तो आपका मशीन चाहे उधारी बेचो चाहे नगद बेचो, ठीक है, दोनों के केस में एक एसेट्स डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा। लिखा है कि डिक्रीज द एसेट्स एंड डिक्रीज द लायबिलिटीज। तो ऐसा एग्जांपल बताओ, ऐसा एग्जांपल बताओ, ऐसा एग्जांपल बताओ जिससे दोनों कम हो जाए, एसेट्स भी और लायबिलिटीज भी।
तो हम क्रेडिटर जो है मुंह बाके खड़े हैं उनको हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है। लो क्रेडिटर जाओ तुम भी क्या याद करोगे, हमने उसको 10,000 रुपए दे दिया तो उधर मेरा क्रेडिटर भी कम हुआ और इधर मेरी एसेट्स काउंटर से पैसा भी कम हुआ, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन है आपको बनाना है, मैं बना के बता दूंगा। व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग क्वेश्चन। कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर 20,000 फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। कह रहा है कि गुड्स परचेज करेंगे 20,000 रुपए का महेश से, ठीक है ना। गुड्स परचेज करेंगे किससे, महेश से, उधारी बेसिस पे, ठीक है ना। महेश से हम जब गुड्स परचेज करेंगे तो उससे मेरा क्या होगा, महेश से जब हम गुड्स उधारी परचेज करेंगे तो क्या होगा मेरा दोस्त कि मेरे यहाँ स्टॉक भी बढ़ेगा और साथ में क्रेडिटर भी प्लस होगा। समझ में आया कि नहीं, क्या होगा 20,000 रुपए एसेट साइड में स्टॉक भी प्लस होगा और 20,000 से मेरा क्रेडिटर भी प्लस होगा, ठीक। चलो तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, स्टॉक भी प्लस होगा और क्रेडिटर भी प्लस होगा। चलो सेकंड देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू सुरेश कॉस्टिंग 8,000 फॉर 10,000 इन कैश। ध्यान रखना 8,000 का गुड्स हम सुरेश को बेचेंगे 10,000 में, ठीक है। तो अब ध्यान रखोगे जो आपका स्टॉक 20,000 था वो 20,000 में से 8,000 तो कम हो जाएगा क्योंकि 8,000 का गुड्स आपने निकाल के बेच दिया तो वो कितना बचेगा 12,000। तो मतलब 8,000 रुपए स्टॉक में से माइनस होगा, ये बात तो क्लियर होगा। 20,000 रुपए का आपके पास स्टॉक है, आप उसमें से 8,000 रुपए निकाल के 10,000 में बेच देते हो तो 8,000 रुपए माइनस करोगे ना स्टॉक का प्राइस करके तो आपके पास स्टॉक बचेगा 12,000। और ध्यान रखना 10,000 रुपए आपके पास रोकड़ा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो इधर कैश में 10,000 प्लस करोगे। अब ध्यान रखोगे मेरे दोस्त 8,000 के गुड्स को आप 10,000 में बेचे तो 2,000 क्या होगा आपके लिए फायदा होगा, प्रॉफिट होगा ना, इनकम होगा। अब वही इनकम जाके आपका कैपिटल में ऐड भी हो जाएगा। तो इससे क्या, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिला इस लाइन से कि 8,000 रुपए स्टॉक में से कम हो जाएंगे, 10,000 रुपए आपका कैश बढ़ेगा, 2,000 रुपए कैपिटल भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे सेकंड का आंसर क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 10,000 रुपए कैश बढ़ेगा, 8,000 रुपए स्टॉक घटेगा और 2,000 रुपए कैपिटल बढ़ेगा। और यहाँ पे स्टॉक 20,000 का बढ़ेगा और क्रेडिटर भी 20,000 का बढ़ेगा। चलो थर्ड बता रहे हैं पेड वेजेस। अब वेजेस पेड करेंगे, ठीक है। वेजेस पेड करो तो क्या होगा, कैश जाएगा, कैश कम होगा, कैश कम होगा कि नहीं कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कैश माइनस होगा, लिखा है ना कितना 500 रुपए से कैश माइनस होगा। अब मान लो वेजेस पेड की और कोई आइटम नहीं है तो वो ग्रॉस लॉस बनेगा, फिर ग्रॉस लॉस ट्रांसफर करेंगे नेट प्रॉफिट में, कोई आइटम और भी नहीं है फिर नेट लॉस दोबारा ट्रांसफर हो जाएगा, ग्रॉस लॉस ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, फिर वही ग्रॉस लॉस आपका नेट लॉस बनेगा, नेट लॉस क्या होगा कैपिटल में से फिर माइनस होगा, ठीक है। 500 रुपए कैपिटल में से माइनस होगा। चलो फोर्थ देखते हैं क्या बोल रहा है, विड्रॉ इन कैश फॉर प्राइवेट यूज। मतलब ये बिजनेस है, ये बिजनेसमैन है, ये क्या करता है कि बिजनेस से कुछ कैश निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है ना, 2,000 रुपए। तो पैसा निकालेगा तो एसेट्स में से भी क्या होगा, मतलब कैश में से 2,000 रुपए माइनस होगा और उधर कैपिटल में से भी 2,000 रुपए माइनस हो जाएगा, ठीक है। एसेट्स क्योंकि कैश विड्रॉ कर अपने बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो कैश के काउंटर से 2,000 कम होगा, साथ में मेरा कैपिटल भी 2,000 रुपए से क्या होगा उधर कम हो जाएगा। पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को हम 5,000 रुपए पेड करते हैं तो मेरे काउंटर से कैश भी कम होगा और उधर क्रेडिटर का लायबिलिटीज मतलब क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे 5,000, क्योंकि मैंने पेमेंट किया तो उतना मेरा बर्डन कम होगा ना। तो कैश भी माइनस होगा और क्रेडिटर भी माइनस होगा 5,000 रुपए से। अभी तक तो हम लोग ऐसे बस थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे, देख रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना बेहतरीन टॉपिक जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो अब वह टॉपिक आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो लिखा है वाउचर इज प्रिपेयर फॉर, पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, वाउचर इज प्रिपेयर फॉर, कह रहा है कि वाउचर हम क्यों बनाते हैं, तो वाउचर इज प्रिपेयर फॉर कैश रिसीव एंड पेड, कैश एंड क्रेडिट सेल्स, कैश एंड क्रेडिट परचेज या ऑल ऑफ द एबव। तो कह रहा है कि मेरे दोस्त वाउचर मतलब जो आपका रसीद है उसको वाउचिंग करना मतलब कि उसको एक रजिस्टर में मेंटेन करना, एक लाइन से सभी रसीद को लगाना, उसको क्या बोलते हैं वाउचर बोलते हैं। तो वाउचर आपका चाहे ट्रांजैक्शन नगद हो चाहे उधारी हो, चाहे पैसा पेड किए हो चाहे पैसा रिसीव किए हो, सबके केस में बनाया जाता है। तो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, ऑल ऑफ द एबव। सेकंड क्वेश्चन है आपका वाउचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कह रहा है कि वाउचर प्रिपेयर किया जाता है कहां से, तो वाउचर प्रिपेयर किया जाता है आपका जर्नल से, नो,
हम वाउचर की सहायता से तो जर्नल बनाते हैं, लेजर से नो, हम लेजर जर्नल के बाद लेजर बनाते हैं, और जब नो तो आंसर क्या होगा आपका सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, जितने सारे इनवॉइस है, जितने सारे रिसिप्ट है, उसी से हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका सी। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा मेरे दोस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच इक्वेशन इज करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। तो बोला पहला एसेट्स लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, ये तो गलत है। एसेट्स कैपिटल माइनस लायबिलिटीज, एक उल्टा कर दिया हो जाएगा, नहीं ये भी गलत है। एसेट्स कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये बात सही है सी का, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और एसेट्स मतलब क्या होगा, नेट वर्थ माइनस लायबिलिटीज, नहीं ऐसी बात कोई नहीं। आंसर क्या होगा आपका फोर्थ का सी, चौथे का आंसर क्या होगा सी होगा। चलो फिफ्थ आंसर देखते हैं हम लोग दोस्त, पांचवें आंसर देखते हैं, व्हिच इक्वेशन इज करेक्ट आउट ऑफ, फिर इक्वेशन ही दिया है, करें कि कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। अभी जब हम स्टार्टिंग में पढ़ाए थे तो इक्वेशन ही बताया से कैसे इक्वेशन किया जाता है। तो लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल, नहीं, अगर यही माइनस हो जाता, यही माइनस लग गया होता ना तो सही हो जाता, तो ये गलत है, ठीक है। चलो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, ये बात भी क्या है गलत है, ठीक है। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, ये बात भी क्या है मेरे दोस्त गलत ही है, ठीक है ना। इतना अच्छा खासा पेन हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो पहला भी गलत है आपका, सेकंड भी गलत है। थर्ड है आपका कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, मिल गया, जो सही था सी। एसेट्स माइनस लायबिलिटी से आपको कैपिटल पता चलता है, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस, यहां पे भी अगर माइनस होता तो आंसर सही होता, ये क्या है गलत है। कौन सा आंसर सही होगा, 5 का सी। चलो 6 नंबर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो इसको ध्यान से देखिए, इस बंदे को ध्यान से देखिए। व्हिच इक्वेशन इज इनकरेक्ट, कह रहा है 4 इक्वेशन में 3 इक्वेशन तो सही होगा, अब एक गलत होगा। अब इसको पहचानते हैं कौन इक्वेशन गलत होगा। तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये तो 100% सही है। कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, वाह ये भी सही हो गया। लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, अरे वाह, जब स्टार्टिंग के 3 सही होंगे तो चौथा अपने आप गलत हो जाएगा। लायबिलिटीज माइनस कैपिटल एसेट्स नहीं होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, इसलिए आंसर कौन सा सही होगा आपका डी। मतलब देखो इक्वेशन ये तीनों, ध्यान रखना इक्वेशन ये 3 सही है, लेकिन क्वेश्चन बोला है कौन इक्वेशन नहीं है, तो आंसर होगा 6 का डी। इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, आप तो सोचोगे कि कौन इनकरेक्ट है, तो कहोगे तो करेक्ट है तो ये तो सही कर देंगे ना। ये इक्वेशन सही है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा है आंसर होगा आपका डी। चलो नेक्स्ट है आपका 7 क्वेश्चन, मेन एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन आर, कह रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में मेन एलिमेंट क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन में मेन एलिमेंट क्या है। 7 क्वेश्चन का आंसर क्या बोल रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन के मेन एलिमेंट क्या है, कैपिटल क्रेडिटर, नहीं क्रेडिटर तो नहीं है, एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल नहीं, हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में इन्हीं तीनों का नाम लेते हैं, एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल। कैश स्टॉक डेटर नहीं, बैंक बैलेंस, तो आंसर क्या होगा 7 का बी। 7 का आंसर क्या होगा बी होगा। चलो 8 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो 8 नंबर क्या है कि एज ए रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द टोटल ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन विल, एज ए रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कि आपको इसे अकाउंटिंग इक्वेशन बना के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ तुरंत कि बिजनेस स्टार्ट किया है 2 लाख से, कितना से 2 लाख रुपए से, ठीक है। फर्नीचर स्टार्ट किया है, सॉरी फर्नीचर खरीदा 25,000 का, परचेज गुड्स कितना है 60,000 का, ठीक है ना। तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन जब आप बनाओगे तो 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख 25 कितना हो जाएगा आपका, 2 लाख स्टार्ट करोगे तो देखो 2 लाख आपका एसेट साइड में हो जाएगा और 2 लाख आपका लायबिलिटी साइड कैपिटल में हो जाएगा। फिर 20,000 रुपए आप 20,000 रुपए सॉरी 25,000 रुपए आपके यहाँ से माइनस हो रहा है, तो ध्यान रखोगे ये 2 लाख रुपए 2,25,000 नहीं हो जाएगा, वही 25,000 रुपए से हम खरीद रहे हैं क्या, गुड्स परचेज कर रहे हैं ना, सॉरी फर्नीचर परचेज कर रहे हैं 25,000 रुपए का। तो 25,000 रुपए का फर्नीचर खरीदेंगे तो मेरे यहाँ से क्या होगा, कैश माइनस होगा, फर्नीचर ऐड होगा तो 2 लाख होगा। फिर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज कर रहे हैं उधारी, तो 60,000 बढ़ेगा इधर मेरा स्टॉक और 60,000 बढ़ेगा उधर डेटर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर का 8 का डी होगा। कितना आ जाएगा 2,60,000। देखो मेरे पास 2 लाख रुपए तो था ही, अब इस 2 लाख रुपए में मैंने फर्नीचर परचेज किया कितने का 25,000। ध्यान रखोगे नगद फर्नीचर है, क्या है आपका नगद फर्नीचर है, ठीक है ना, मैंने नगद खरीदा है। तो 2 लाख में जैसे परचेज फर्नीचर कुछ नहीं बोला तो मान लेंगे कि उन्होंने कैश में परचेज किया है।
ठीक है, अगर यहाँ किसी पर्सन का नाम होता तो उधारी होता। अब 2 लाख में से आपका 25,000 कैश गया तो 25,000 स्टॉक आ गया, तो एसेट्स ही ना डिक्रीज हो रहा है। और गुड्स उधारी खरीदेगा 60,000 का, तो 60,000 का स्टॉक बढ़ेगा और 60,000 उधर क्रेडिटर, तो 2,60,000 आंसर सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 9। एज ए रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द टोटल अकाउंटिंग क्वेश्चन विल बी। कह रहा है बिजनेस स्टार्ट करेंगे 5 लाख से, तो एसेट साइड में 5 लाख होगा और साथ में कैपिटल साइड में भी क्या होगा, सो लायबिलिटी साइड में भी कैपिटल में 5 लाख चला जाएगा। गुड्स परचेज करेंगे नगद 2 लाख, तो 2 लाख रुपए यहाँ से माइनस होके फिर 2 लाख रुपए ऐड भी हो जाएगा। 2 लाख माइनस करोगे कैश और 2 लाख स्टॉक ऐड करोगे तो 5 ही लाख फिर आएगा दोनों साइड का। गुड्स कॉस्टिंग 1,50,000 सोल्ड 1,60,000 एंड क्रेडिट। कह रहा है कि 1,50,000 के गुड्स को 1,60,000 में बेच देते हैं, तो पहले तो 1,50,000 माइनस होगा, ठीक है, फिर 1,60,000 का डेटर बनेगा क्योंकि गुड्स उधारी बेचा है ना। देखो 5 लाख रुपए का आपके पास कैश था जिसमें से आपने 2 लाख रुपए का गुड्स खरीदा, तो 2 लाख कैश गया और 2 लाख स्टॉक आया, फिर 5 लाख एसेट साइड में हो गया। और उसके बाद करता है कि 1,50,000 का एसेट्स वो स्टॉक हम कितने रुपए में बेच देते हैं, 1,60,000 में, तो 1,50,000 तो माइनस होगा, 1,60,000 ऐड हो जाएगा, मतलब स्टॉक 1,50,000 चला गया तो माइनस और 1,60,000 का डेटर बन गया, तो 1,60,000 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 5,10,000 होगा आंसर। क्या होगा आंसर आपका, 5,10,000 होगा। और इधर मेरा 5 लाख है, तो 10,000 का जो प्रॉफिट होगा कैपिटल में ऐड होता है, तो दोनों साइड का 5,10,000 5,10,000 आएगा। आंसर क्या होगा आपका 9 का सी। 9 का आंसर क्या होगा, सी होगा। चलो 10 नंबर क्या है, ड्यू टू फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द टोटल अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी। कह रहा बिजनेस स्टार्ट किया 4 लाख से, गुड्स ध्यान रखना उधारी खरीदा है, देखो 4 लाख तो एसेट साइड में दोनों साइड और लायबिलिटी साइड भी हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका 75,000 को उधारी खरीदा है, तो उधारी खरीदेगा तो यहाँ पे ऐड करोगे, नगद खरीदता तो माइनस होता, फिर वापस ऐड करते, मतलब कैश माइनस करते फिर स्टॉक को ऐड कर दे। बट यहाँ पे कैश तो मेरा 4 लाख जैसे था वैसे मैंने गुड्स उधारी पर 75,000 खरीद लिया 75,000 का, तो 75,000 ऐड हो जाएगा तो 4,75,000, और उधर मेरे जीजा जी तैयार हो गए ना, क्रेडिटर बन गए, तो अब वो 4 लाख तो मेरा कैपिटल था ही, 75,000 और बन गए, तो टोटल कितने हो गए, 4,75,000, ठीक है। अब कह रहा है गुड्स, ध्यान रखना 4,75,000 को याद रखोगे, ठीक है। अब कह रहा है 1 लाख का जो गुड्स था ना उसको 20% प्रॉफिट लेके बेच देते हैं, तो 1 लाख के गुड्स को मैंने 1,20,000 में बेचा, इसका मतलब ये हुआ ना 1 लाख का गुड्स हमने 1,20,000 में बेचा, तो टोटल 1 लाख तो मेरा गुड्स कम हो जाएगा, तो 4,75,000 एसेट साइड का है, 1 लाख कम हुआ तो बचा कितना 3,75,000, फिर 1,20,000 कैश आ गया, 1,20,000 कैश हो गया, तो 4,75,000 में 4,75,000 में आपका 1 लाख माइनस हुआ, तो बचा कितना 3,75,000। अब इसमें आपको 1,20,000 और ऐड कर दोगे क्योंकि कैश आया ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 4,95,000। आंसर क्या हो जाएगा आपका 4,95,000 75,000, ठीक है ना, सॉरी 4,95,000 कितना हो जाएगा 4,95,000 होगा, ठीक। अब उसके बाद इधर कितना था 4,75,000 था, लायबिलिटी साइड में 4,75,000, फिर 20,000 का जो प्रॉफिट होगा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा 4,95,000। अब ध्यान रखोगे अभी 1 लाख बचा हुआ है, फिर बोला है कि रेंट पेड करेंगे। देखो जब हम कोई चीज पैसा खर्चा करेंगे उसके बदले मिलेगा तब तो मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन में नो चेंज होगा, लेकिन अब पैसा खर्चा करोगे रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है ना। आप जैसे गुड्स खरीदते हो तो मतलब पैसा खर्चा हुआ, गुड्स आया तो मेंटेन हो गया, पैसा चला गया रिटर्न में कुछ नहीं मिला, काम बच गया तो उसका मैंने पेमेंट कर दिया तो खर्चा हो गया ना, तो मेरा 5,000 रुपए का एसेट्स भी कम होगा और 5,000 रुपए मेरा लॉस होगा, तो कैपिटल में भी माइनस होगा, तो आप क्या करोगे 4,90,000 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा आपका 4,90,000, तो 10 का क्या हो जाएगा ए आंसर सही होगा, 10 का क्या होगा ए होगा। चलो नेक्स्ट आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि अकाउंटिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। कह रहा है कि अकाउंटिंग हमेशा हम अकाउंटिंग इक्वेशन पे करते हैं, मतलब जितना एसेट साइड का टोटल आएगा उतना लायबिलिटी साइड का भी हमेशा टोटल आएगा। ये बात 100% सही है, ट्रू है, ये बात क्या है 100% सही है। लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल प्लस एसेट्स नहीं मेरे दोस्त, कैपिटल प्लस एसेट्स नहीं होता है, एसेट्स माइनस कैपिटल करेंगे तो लायबिलिटीज निकलेगा, तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। थर्ड कैपिटल ऑफ द बिजनेस 2,50,000 और लायबिलिटीज 30,000, हेंस एसेट्स कितना हो जाएगा 2,50,000। कह रहा है कि बिजनेस का कैपिटल कितना है 2,50,000
और लायबिलिटीज कितना है 30,000, तो 2,80,000 हो गया, तो टोटल एसेट्स भी कितना होगा 2,80,000 ही होगा। तो आंसर क्या है, ट्रू है। थर्ड का आंसर क्या होगा, ट्रू। चलो फोर्थ क्या बोला है, इफ देयर आर नो लायबिलिटीज एसेट्स ऑफ द बिजनेस विल बी इक्वल टू इट्स कैपिटल। कह रहा है कि अगर कि कोई लायबिलिटीज नहीं है एक्सटर्नल मतलब बाहरी लोगों से मैंने कोई उधारी नहीं लिया हुआ है, तो जितना मेरा एसेट्स होगा उतना मेरा कैपिटल ही होगा। ये बात भी दिल को छू के सही हो गई, ये बात भी आपका क्या है, सही है। तो आंसर क्या होगा आपका, ए भी ट्रू होगा। चलो नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। देखो ये भी एक तरीके से आपका प्रैक्टिस ही चल रहा है। देखो एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स माइनस कैपिटल। लायबिलिटीज इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स माइनस कैपिटल, और फोर्थ थर्ड हो जाएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल। ठीक है, तो यह चैप्टर में इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नया टॉपिक का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आप पहले लेक्चर नहीं देख के आए हो तो पहले लेक्चर देख कर आओगे तब एमसीक्यू पढ़ोगे तो ज्यादा आनंद आपको आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो पहले आप लेक्चर देख कर आओगे, उसके बाद एमसीक्यू का प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आएगी। ओनली आप एमसीक्यू देखने आओगे तो थोड़ा सा आपको समझ में कम आएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।